Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Today the video is related to microarray technology, and the title of my today's video is how to normalize and visualize microarray expression data by using R. So in this video, it will be a hand-on training. I will show you the codes, and I will also show you that what basically normalization is and why we are performing normalization. Okay, steps to be covered is that what is data normalization, why we perform data normalization, how to perform data normalization. So these three are very much important. That what basically is normalization, why and how we are performing it, because this is very much crucial step. इस ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, डिफरेंट आरएनए सीक्वेंसिंग डेटा में यूज़ होता है, सिंगल सेल एनालिसिस और माइक्रो एनालिसिस, दिस नॉर्मलाइजेशन आर परफॉर्म। सो यू शुड नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, दैट नॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों है और ये कैसे होता है। और बेसिकली मोस्टली अक्सर जो है ना कोडिंग के थ्रू हम नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता कि पीछे जो है ना डेटा के साथ क्या हो गया और हमने किस तरह का नॉर्मलाइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको रॉ डेटा जो है पार्ट 6 में इस वीडियो सीरीज में जो डेटा रॉ डेटा होता है वो नॉर्मलाइजेशन से पहले होता है, तो वो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह विजुअलाइज होता है, और उसकी बॉक्स प्लॉट और पीसीए प्लॉट मैंने आपको दिखाई थी। आज हम जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी वो बॉक्स प्लॉट और वो पीसीए प्लॉट देखेंगे कि उसमें कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, और इस फर्क का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट वी विल आल्सो कंपेयर ऑल रिजल्ट्स एंड द न्यू रिजल्ट्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन का नहीं पता तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना एश्योर करता हूँ दैट इंशाल्लाह आपको नॉर्मलाइजेशन जो है ना, अगर आपसे फिर कोई पूछे तो इंशाल्लाह आप जो है ना उसका जवाब दे सकेंगे। ठीक है, अगर थोड़ी सी मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं 1 मिनट में, तो हमने ये माइक्रो एनालिसिस कोर्स स्टार्ट किया था, मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था पूरा। फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आपको बताई थी कि व्हाट इज बेसिकली माइक्रो रेल, हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किस तरह करते हैं, जितने कंसेप्ट थे एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट थे मैंने आपको समझाए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको माइक्रो रेल डेटा एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज फिर मैंने स्टार्ट की। ठीक है, उसमें मैंने आपको डेटा सेट डाउनलोड करना सिखाया। ठीक है, डिफरेंट बायोलॉजिकल डेटाबेस आपको सिखाया। ठीक है, दिखाए, और उसको डेटा किस तरह रिट्रीव होता है ये सब मैंने आपको जो है ना सिखाया था। तो आप जो है ना पार्ट 3 में ऐसा कुछ देख सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर प्रोग्रामिंग, जो बगैर माइक्रोरे डेटा विदाउट आर कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। और जो लेटेस्ट टूल होते हैं वो आर प्रोग्रामिंग है, जिसको मैंने जो है ना आपको आपके सामने रखा था। ठीक है, और उसकी बेसिक्स मैंने आपको जो है ना डिस्कस की थी, और माइक्रोरे डेटा में किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, वो मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा बेसिक आपको दिखाया था। ठीक है, आर प्रोग्रामिंग के हम आर पैकेजेस किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने आपको दिखाया था। और सेकंड लास्ट वीडियो में जो लास्ट पार्ट इस सीरीज का था वो मैंने आपको दिखाया था कि हमने माइक्रोरे डेटा को जो हमने डाउनलोड किया था, तो उसको हमने रीड किस तरह करना है, और उसके बाद जो है ना हम उसकी विजुअलाइजेशन किस तरह करते हैं। तो ये कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आई रिकमेंड कि अगर आप पूरी स्किल सेट सीखना चाहते हैं तो सिंपली जो है ना आप वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करें। आई गारंटी कि जो है ना ये सीरीज एंड होने तक जो है ना या इधर तक आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स किस तरह हेल्प करता है हमारे, और हमारा किस तरह हेल्प करता है, और हम डिफरेंट माइक्रो डेटा को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो तक आपको इतना अंदाजा हो चुका होगा। ठीक है, और हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज अभी इधर एंड नहीं हो रहा, लेकिन पार्ट 7 तक आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप्स पे। ठीक है, व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन। तो इसके लिए एक छोटी सी अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरह आपको पता है कि हम माइक्रो एक्सपेरिमेंट की सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, तो हम माइक्रो इमेजिन वी हैव सम डेटा फ्रॉम माइक्रो एक्सपेरिमेंट। तो जो है ना माइक्रो तो आप तो फेमिलियर ही होंगे, लेकिन जो है ना अगर फेमिलियर नहीं है तो मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, माइक्रो मेजर हाउ एक्टिव जीन्स आर इन अ सैंपल। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी जो है ना ये चेक करता है कि एक सैंपल में जीन की एक्सप्रेशन कितनी है। ठीक है, और उस एक्सप्रेशन को देखने के लिए इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी फ्लोरेसेंस लाइट की यूज होती है। ठीक है, जितना ज्यादा जीन एक्सप्रेस होगा उतनी इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जितना कम होगा एक्सप्रेस होगा उतनी इंटेंसिटी कम होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो आप जो है ना आपको अगर माइक्रो आपने थोड़ी सी पढ़ी भी है तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं पढ़ी तो आप जो है ना आई अगेन रिकमेंड कि आप पिछली वीडियो को देख ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इधर तक इतना याद रखें दैट अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है, तो जो है ना एक्सप्रेशन ज्यादा होगी जीन्स की, अगर कम होगी तो एक्सप्रेशन कम होगी। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। सो दे डू नॉट माइक्रो मेजर हाउ एक्टिव जीन्स आर इन अ सैंपल, सो दे डू दैट बाय मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जब वो लाइट जो है ना इमिट करती है, ठीक है, तो वो एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, सो दैट सेंसर कैप्चर दैट लाइट। ठीक है, एंड इफ यू हैव अ बेटर लाइट बल्ब फॉर वन एक्सपेरिमेंट, एवरी मेजरमेंट माइट बी ब्राइटर देन एवरी मेजरमेंट फ्रॉम अनदर एक्सपेरिमेंट। सिंपल इज दैट। ठीक है, अगर आपके पास जो है ना स्कैनर एक आप 2 एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं। ठीक है, और पहले एक्सपेरिमेंट में फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट रन करना शुरू किया, आपके पास स्कैनर की क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, और वो फ्रेश भी है, और जो है ना लाइट सॉरी इलेक्ट्रिसिटी की मेजरमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और आप जो है ना उस एक सैंपल को स्कैन कर लेते हैं, और फिर कुछ देर बाद जो है ना आप दूसरे सैंपल को रन करते हैं और उसकी स्कैनिंग करते हैं, तो देयर इज द चांस कि वो स्कैनर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी में कमी आ सकती है। ठीक है, जो स्कैनर थोड़ा सा जो है ना वो पहले की तरह काम शायद ना कर पाए। ठीक है, तो वो जो है ना आपकी डेटा को थोड़ा सा जो है ना मिस इंटरप्रेट कर लेगा, और ठीक है वो इंटेंसिटी वैल्यू जो है ना जो जीन्स की है वो शायद वो थोड़ी जो है ना वो अच्छी तरीके से कैप्चर ना कर ले। ठीक है, तो आप सैंपल 1 और सैंपल 2 में थोड़ी सी डिफरेंस आ गई, हालांकि वो एक्चुअली आपकी जीन में डिफरेंस नहीं थी, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंस आ गई ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, तो उस टेक्निकल इश्यूज को खत्म करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जीन ए है, उसकी इंटेंसिटी 5 है। ठीक है, और उस वक्त जो है स्कैनर जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा था। ठीक है, स्कैनर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब जो जीन सेकंड सैंपल में जीन ए है उसकी इंटेंसिटी वही इंटेंसिटी है, लेकिन स्कैनर जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से जो है ना शायद वो जो है ना सही काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन
तो वो क्या करेगा, इट विल जस्ट कैप्चर द फॉल्स इंटेंसिटी ऑफ द जीन। ठीक है, जीन तो अपने इंटेंसिटी शो कर रहा होगा, लेकिन जो है ना वो कैप्चरिंग इसकी सही नहीं होगी, और वो शायद उस वैल्यू को जो असल में 5 है वो 4 बता दे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज है, तो हम तो अब स्कैनर के पीछे नहीं लग सकते, उसकी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बार बार नहीं देख सकते। तो इसके लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। उसी टेक्निक्स के थ्रू जो है ना हम डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, ताकि वो जो जीन है जो 5 की जगह 3 बता रहा है, ठीक है, हम उसको वापस 5 पर ले जाए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लॉजिक है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो हम टेक्निकल बायसनेस और नॉइजेस जो है ना पीछे बैकग्राउंड में नॉइजेस है, वो हम खत्म कर देते हैं। इस वक्त नॉइज हमारे पास जो है ना स्केलर की जो मिस इंटरप्रिटेशन है, जो पुअर क्वालिटी है ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, और इसकी वजह से तो ये नॉइजेस हम खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये नॉर्मलाइजेशन है। अगर अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है। नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, ठीक है, जिसके मदद से हम डेटा में जितने टेक्निकल नॉइजेस है वो खत्म करते हैं, ताकि हमारे पास जो एक्चुअल जीन की एक्सप्रेशन और जो एक्चुअल वैल्यू है वो हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा, बहुत ज्यादा सिंपल मैंने आपको बता दिया, इसको ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑल जीन्स, ये थोड़ी सी मैंने आपके लिए थोड़ी सी इंग्लिश ऐड की है, डिफरेंट वोल्टेज और इम्बैलेंस, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन आप थोड़ा सा अपने नोट्स के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, टू एडजस्ट द जीन एक्सप्रेशन, सिर्फ यही हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो एडजस्ट जीन एक्सप्रेशन को एडजस्ट किस तरह करना है, सिंपल इज दैट वी हैव टू डू सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, और वो टेक्निक मैं आपको आज प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा। ठीक है, वो किस तरह, अगर हम एक कोड रन करते हैं एक डेटा के ऊपर, तो वो तो हमें नजर नहीं आता कि डेटा के साथ क्या हुआ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और सिखाऊंगा भी। ठीक है, कि बेसिकली जो हम माइक्रो अरे के साथ नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो वो डेटा के साथ क्या कर रहा होता है। ठीक है, तो मैं आपको डेटा पॉइंट्स भी दिखाऊंगा। अच्छा, व्हाई नॉर्मलाइजेशन, फिर मैं आपको बता दूं सिस्टमैटिक बियास। ठीक है, माइक्रो रे, विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो रे, जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, जिस तरह इस तरह इसमें डिफरेंट डाइज यूज होते हैं जो फ्लोरेसेंट देते हैं, तो शायद हमारे डाई में मसला हो जाए। ठीक है, हमारे पास ग्रीन और रेड डाई होती है, ठीक है, जो हम जीन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, जीन को देते हैं, और उस डाई की वजह से वो फ्लोरेसेंस करता है। सो देयर इज द चांस कि हमारे डाई एक कंपनी का हो और दूसरा डाई दूसरी कंपनी का हो। तो जब एक जीन ए पे हम एक वेल वेल रिप्यूटेड कंपनी का डाई लगाए और दूसरे एक्सपेरिमेंट जो है ना उस पे कमजोर डाई लगाए, तो देयर इज द चांस कि हमारे पास जीन एक्सप्रेशन में थोड़ी सी खराबी आ जाए। ठीक है, तो हम इसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, तो इसको डाई बियास कहते हैं। ठीक है, एरे बियास भी होता है। ठीक है, और डाई बियास की वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन वैल्यूज में कमियां चेंजेस आ सकती है, दैट इज बेसिकली एरे बियास। ठीक है, पिन बियास, स्लाइड बियास। पिन बियास में इस तरह होता है ना, जब बेसिकली माइक्रो रे के लिए हम स्लाइड्स बनाते हैं और उसमें हम प्रोब्स लगाते हैं, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, तो इस देयर इज अ चांस के जो एक्चुअल डीएनए हम इस पे पोर्ट करते हैं, ठीक है, जो हमारे सैंपल में डीएनए होता है, तो शायद उसकी पोरिंग में थोड़ा सा मसला आ जाए। ठीक है, और वो एक्चुअली जितना हम पोर कर रहे हैं वो पोर ना हो जाए। ठीक है, मींस वो ऐड ना हो जाए सैंपल, वो सैंपल स्लाइड पे, तो देयर इज अ चांस कि वो पिन बियास हो जाए और जो है ना हमारे साथ टेक्निकल एरर्स आ जाए। स्लाइड बियास, हम जब माइक्रो रे टेक्नोलॉजी रन करते हैं, तो सबसे पहले सैंपल को स्लाइड पे लोड करते हैं, सो देयर इज अ चांस कि वो स्लाइड जो है ना वो अपनी जगह से थोड़ा हिल गया होगा, एंड देयर इज अ चांस कि वो हमारा जो जीन है ना वो सही, हमारा जो सैंपल है वो उसी तरह लोड नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो अगर हम ये गलतियां करें, तो देयर इज अ चांस कि इरेगुलर साइज ऑफ शेप आ जाए, जो हम एक्चुअली हमारा जो स्पॉट होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्पॉट तो इस तरह ही होता है, लेकिन जब उसमें फर्क आ जाए, तो ये देखिए, ये आपको विजुअलाइज हो गया होगा। ठीक है, इधर भी थोड़े से प्रोब्स आ गए हैं, जीन्स आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए ग्रेडेड, हमारा असल में ये जगह है, लेकिन इधर भी जो है ना जीन ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी डू नॉट नीड दीज, ये पिन बियास है, ठीक है, या स्लाइड बियास है, तो इसको रिमूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाए जीन्स की, जिसकी इंटेंसिटी होती है। सो देयर इज इरेगुलर साइज और शेप, इरेगुलर प्लेसमेंट, लो इंटेंसिटी, सैचुरेशन, स्पॉट वेरिएंस, बैकग्राउंड वेरिएंस। ठीक है, बैकग्राउंड में भी इस तरह हो सकता है, जैसे हम अभी ग्रीन कलर हमारा बैकग्राउंड है, इधर हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, लेकिन बेसिकली कुछ ना कुछ ऐड हो गया, दैट इज नॉट वांटेड। ठीक है, तो ये भी बैकग्राउंड जो है ना हमारे साथ काफी मसले आ सकते हैं। मैं इसलिए आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि हम नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं। तो बेसिकली ये सारे नॉइजेस है, ठीक है, जिसको हमने रिमूव करना है। अब हम तो बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो सिंपल इज दैट, व्हाई नॉट दैट, हम जो है ना स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करके जो है ना हम इसको नॉर्मलाइज करें, ताकि हमारे पास जो है ना टाइम भी बच जाए, और सेकंडली हमारे पास जो है ना जो सबसे बड़ी चीज है इकोनॉमी, तो जो है ना कैपिटल वो बच जाए। ठीक है, पैसे बच जाए, सिंपल इज दैट। तो हम इसलिए नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट तरीकों से हो सकती है, मीन एंड मीडियन सेंटरिंग, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स है नॉर्मलाइजेशन के लिए, और जो लेटेस्ट टेक्निक वो यूज होता है ना, ठीक है, माइक्रो रे के लिए, वो क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, तो क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन में मीडियन सेंटरिंग आती है। ठीक है, मीन सेंटरिंग भी आती है, लेकिन मैं आपको मीडियन सेंटरिंग सिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो वही यूज होता है जो है ना आजकल क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन यूज करता है, मीन सेंटरिंग भी यूज करता है। दोनों सेम है, इतने मुश्किल भी नहीं है, सेम है, एक में मीडियन निकालना होता है, एक में मीन निकालना होता है, लेकिन जो एक्चुअल क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन जो प्रिंसिपल यूज करता है वो मीन सेंटरिंग होती है। ठीक है, और मीडियन सेंटरिंग तो बेसिकली ये आपको आना चाहिए, सही है। तो अब ये देखिए, मीडियन सेंटरिंग के बाद हमारे पास डेटा जो है ना किस तरह से होगा। अगर मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, तो प्रीवियस पिक्चर में हमारे पास जो बॉक्स प्लॉट आई थी, ये ये सारा एक एक प्लॉट नहीं है, एक एक बॉक्स जो है ना, ये एक सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस एक सैंपल में थाउजेंड्स ऑफ जीन्स है दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्मलाइजेशन से पहले, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट टेक्निकल एरर्स, हमारे पास डेटा कितना जो है ना रफ एंड टफ है। ठीक है, रॉ डेटा है, वो कुछ के मीडियन ऊपर गए हैं, कुछ के नीचे गए हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद वो एक लेवल पे आ जाते हैं। उसकी ज्यादातर जो मीन है, एक्सप्रेशन वैल्यू जो आप देखें वो एक लेवल पे आ गई है, और जो ब्लैक ब्लैक लाइन है ये इसकी मीडियन है। ठीक है, तो सारों की मीडियन सेम हो गई है, तो इसके बाद हम डिफरेंशियल एक्सप्रेशन जीन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी थ्योरी के बारे में था, आपको थ्योरी शायद है ना अच्छा लगा होगा। तो थ्योरी इसलिए
इसलिए मैं पहले करवाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाए, फिर मैं प्रैक्टिकल में जाता हूँ, तो फिर प्रैक्टिकल करना मजा आता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रोज जीन एक्सप्रेशन डेटा है, ठीक है, हर एक पॉइंट एक जीन है, ठीक है। तब ये देखिए इस ब्लू जीन को देखिए, ये एक ब्लू जीन है, ठीक है, और ये जो है ना, ये ब्लू जीन इधर इधर इधर, ठीक है। लेकिन जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वो एक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है, एक तो ये सारा डेटा है ना वो अरेंज होता है, हो जाता है। हालांकि हम इसके एक्सप्रेशन वैल्यू के साथ जो है ना कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ हम विद रिस्पेक्ट टू द अदर जीन हम इसको लेवल पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो जीन की जो वैल्यू थी वो एज इट इज रह जाती है, थोड़ी सी चेंज आ जाती है, लेकिन दूसरे वो जो है ना वो रिलेटिव चेंज आता है, एक जीन में चेंज नहीं आता, सारे जीन में रिलेटिवली चेंज आ जाता है, ठीक है। तो सिंपल इज दैट, सारे जीन की एक्सप्रेशन जो वैल्यू जो है ना वो प्रिजर्व रहती है। अगर एक जीन हम चेंज करते हैं तो दूसरा जीन भी हम चेंज करेंगे। अगर सिर्फ हम एक जीन को लेके चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास जो है ना वो तो बायसनेस हो जाएगी, हम सिर्फ एक जीन को फोकस कर रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर जीन हम सारों को रिलेटिवली चेंज कर रहे हैं, एक्सप्रेशन वैल्यू एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, ठीक है। तो ये सब कुछ था। जब हमारे पास इस तरह के इमेजेस आते हैं, ठीक है, माइक्रो रे में, तो ये सारा मसले मसाइल वाले इमेजेस होते हैं जो हम तो दोबारा एक्सपेरिमेंट रन नहीं कर सकते, तो सिंपली हम डेटा की नॉर्मलाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी। चलो हम अब कोड पे चलते हैं, ठीक है। हम इसके बाद जो है ना हम चलते हैं थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन की बैकग्राउंड पे, ठीक है, कि हम ये असल में होता क्या है, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास एक डेटा है जीन आईडी। इसके बाद मैं आपको कोड रन करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। कोड तो एक लाइन का कोड होता है जो पूरा का पूरा एनालिसिस कर लेता है, लेकिन इसके पीछे क्या होता है वो मैं आपको अभी इधर इधर ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज्यादा मजा भी आ जाएगा, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन होती किस तरह है। अच्छा, जीन आईडी जीन सैंपल 1 है, सैंपल बी है, सैंपल सी है, ठीक है। ये इनकी जीन आईडी है, ये इनकी एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ठीक है। और ये जो है ना ये जीन आईडी है, तो सिंपल इज दैट सैंपल 1 में जीन नंबर 1 की एक्सप्रेशन वैल्यू 121.7 है, इसकी 160 है, और सैंपल 3 में उसी जीन की वैल्यू जो है ना 142.2 है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम अब पहले जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में इन सारों को जो है ना रख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली ये जो कोड कर रहा होगा ना, तो ये सब कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल इज दैट कोड रन करने के बाद आपका डेटा किस तरह नजर आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कोड के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ओके, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट, और इसको हम जो है ना सैंपल इसको जो है ना सबसे लोवेस्ट जो है ना वो ऊपर हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट जो है ना वो नीचे हो जाएगा। ये साथ साथ में आप सीख भी सकते हैं, ठीक है, आप अपने डेटा के लिए ये एनालिसिस भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सैंपल भी है, अगर आपके पास कोड नहीं है और आपके पास एक छोटा सा डेटा है तो आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सैंपल बी हो गया, ठीक है, और ये सैंपल सी होगा, ठीक है। हम इसकी सॉर्टिंग करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सैंपल सी, इसकी सॉर्टिंग होगी, ठीक है। इस यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया होगा। अब हम जो है ना मैं आपको बता रहा था कि हम क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन करते हैं। बेसिकली जो माइक्रो एनालिसिस डेटा एनालिसिस होती है उसमें ज्यादातर क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन यूज होता है, जो इसको आरएमए नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल। तो वो मैं आपको जो है ना इधर दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमने अभी तक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को जो है ना अरेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया, हम अब इसकी जो है ना मीडियन लेते हैं, ठीक है, मीडियन। तो सिंपल इज दैट मीडियन आपको पता भी होगा, मीडियन जो है ना वो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम इसकी मीडियन लेते हैं, ठीक है। मीडियन लेने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप अगर सारों का इकट्ठा लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम इक्वल करें, और उसके बाद जो है ना अच्छा, मीडियन के लिए हम इक्वल और हम मीडियन लिखते हैं, ठीक है, मीडियन। और सिंपल जो है ना हम इसको ब्रैकेट, और हम फिर जो है ना कंट्रोल क्लिक करके हम जो है ना सारी तीन वैल्यूज जो है ना इसको क्लिक करते हैं, और उसके बाद जो है ना ब्रैकेट बंद करते हैं, तो सिंपल दैट इसकी मीडियन जो है ना वो कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। अब सिंपल इसको ड्रैग करें, ठीक है, तो सारे सारे कॉलम्स की जो है ना वो मीडियन निकल आ जाएगी, ठीक है। वेट अ मिनट, मैं आपको अभी ये देखिए, ठीक है, ये सबकी मीडियन आ गई, ठीक है। तो पहले हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट किया, उसके बाद हमने हर एक की जो है ना क्या कर लिया, हर एक की हमने जो है ना मीडियन निकाली। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक थोड़ी सी एक काम करते हैं, इसको जो है ना हाईलाइट करते हैं, फिर आपको आखिर में मैं बता दूंगा, ठीक है, कि इसके इस हाईलाइट का क्या मतलब है, ठीक है। अब हमने जो है ना मीडियन कैलकुलेट किया। अब हम इस तरह करते हैं ना कि हम इसको जो है ना कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी। और उसके बाद कॉपी करने के बाद हम इसको हर एक को जो है ना इस ये वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने हर एक को वैल्यू दे दिया, सोच समझ करके हर एक जीन को उसकी मीडियन की वैल्यू दे दी, सही है। अब आपको पता चल जाएगा, सही है। अब सिंपल इज दैट हमने मीडियन निकाला, उसके बाद जो है ना उस मीडियन की वैल्यू को हर एक जीन को इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। हम इस मीडियन को थोड़ा सा आगे रिमूव करते हैं। अच्छा, इधर तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। सॉर्टिंग करने के बाद अब ये देखें, सॉर्टिंग करने के बाद हम करते हैं डेटा सॉर्ट, और एंड सॉर्टिंग अब हम जीन आईडी के ऊपर करते हैं, ठीक है, ठीक है। हम इसकी भी सॉर्टिंग करते हैं। ओके, ये हो गया, इसकी सॉर्टिंग होगी। अब इसके बाद जो है ना इसके बाद अगर आप देखें ना, तो ये जीन वन हो गया, ये जीन टू, ये जीन वन, जीन वन, जीन वन। अब ये जो है ना पहले इसकी वैल्यू किस तरह थी, अगर मैं आपको दिखा दूं ये वाला, ठीक है। पहली इसकी नॉर्मलाइजेशन से पहले ये देखिए जीन वन की 121, 160 एंड 142 थी, लेकिन अब जो है ना ये देखिए 121, 152, 143। तो जितनी जो है ना ये एक टेक्निकल एक स्टेटिस्टिकल टेक्निक है, बहुत ज्यादा डिराइवेशन के बाद ही आया है, ठीक है। तो
हमारे साथ डेटा जो है ना, अगर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कंसिडरिंग इट्स मीडियन जो है ना, वो अरेंज हो गया। अब हम अगर इसकी मीडियन ले लेना, अगर हम इसकी मीडियन ले ले तो बेसिकली इसकी मीडियन जो है ना, और जो जो सॉर्टिंग से पहले जो है ना, इसकी मीडियन इस तरह है। जब हमने डेटा को नॉर्मलाइज नहीं किया था, ठीक है, तो इसकी जो है ना, सॉरी, नॉर्मलाइजेशन के बाद अब जब हम इसकी अलग से मीडियन लेंगे ना, आखिर में मीडियन लेते हैं तो 140.1 आता है, और जब इसकी मीडियन लेंगे तो 140 आता है, और हम इसकी सारी की मीडियन लेते हैं तो ये 139 आता है, ठीक है। तो अब इस देखिए, इसके दरमियान बहुत ज्यादा कम फासला हो गया, 140, 140.3 एंड 139, ठीक है। हालांकि जो है ना, इससे पहले अगर हम वो करें, रॉ डेटा की मीडियन ले तो वो इस तरह थी, ठीक है। रॉ डेटा की जब हम इस तरह की मीडियन ले, ये हमारी रॉ डेटा थी जो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन से पहले हमने देखी थी। तो ये देखिए 139, 142, 139, हालांकि ये डेटा बहुत ज्यादा मैंने इतना डाइवर्स नहीं लिया, लेकिन जो है ना, एक्सप्रेशन वैल्यूज बहुत ज्यादा डाइवर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी ये मीडियन जब हम देखेंगे ना, तो जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, तो ये इस तरह का था। ये हर एक सैंपल का मीडियन जो है ना, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ था, ठीक है। अगर सिंपल ये डेटा इतना डाइवर्स, मैं फिर बता रहा हूँ, लेकिन अगर हम इस डेटा को देखें और इस डेटा को देखें तो मीडियन में बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। इसकी मीडियन में बहुत ज्यादा एक दूसरे में कमी है, लेकिन इसके दरमियान जो है ना, 2-3 पॉइंट्स का फर्क है, ठीक है। तो ये सिंपल मैं आपको फिर बता दूं, पहले का इस तरह का मीडियन था, मीडियन सेंटरिंग नहीं हुई थी, इसकी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई थी, लेकिन जब हमने वो कर लिया, नॉर्मलाइजेशन कर ली, तो सिंपल इज दैट कि इसकी मीडियन सेंटरिंग हो गई और ये डेटा नॉर्मलाइज हो गया। तो यही लॉजिक है। ये डेटा मैंने बहुत ज्यादा कम लिया है, लेकिन जो कोड हम यूज करते हैं ना, वो यही करता है, ठीक है। क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन इसी को ही कहते हैं, ठीक है। पहले क्या स्टेप होता है, फिर क्या स्टेप होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, मैंने फिर बता दिया, जीन वन, इसको देखे ना, तो ये पहले के क्या थे और अब क्या हो गए, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू द मीडियन, ये जो है सेंट्रलाइज हो गए, और मीडियन सेंट्रल इसलिए कहते हैं कि इसकी मीडियन जो है वो सेंट्रलाइज होगी, ठीक है। तो सारा डेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो नॉर्मलाइज हो गया। पहले ये देखिए, जीन थ्री को देखिए 117 था, ठीक है। अब जो है ना, लोवेस्ट वैल्यू जीन थ्री की लोवेस्ट वैल्यू थी, जीन थ्री की 10 की लोवेस्ट थी, और जीन 21 की लोवेस्ट थी, ठीक है। लेकिन पहले क्या थी और अभी क्या हो गई, ठीक है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द मीडियन ये सब कुछ अरेंज होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन के बारे में था, ठीक है। शायद आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह होती है, और मीडियन सेंटरिंग और क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन के पीछे किस तरह का लॉजिक है, ठीक है। तो डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया और डेटा की मीडियन में काफी कमी जो है ना, रिलायबिलिटी आ गई और इक्विवेलेंटी आ गई, ठीक है। तो ये सब कुछ भी उसके बारे में था। अब जो रियल हम आर कोड को यूज करके डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है, तो इसी नॉर्मलाइजेशन को हम सामने रखेंगे। ये कोड तो हमने रन पिछली वीडियो में रन किया था, तो ये मैं जल्दी जल्दी रन करता हूँ, ठीक है। और आपको जो है ना, बताता हूँ, ठीक है, कि जो है ना, रॉ डेटा के जो प्लॉट्स और बॉक्स प्लॉट थी वो किस तरह नजर आ रही थी, और जो है ना, हमारे पास जो वो थी वो किस तरह नजर आ रही थी, ठीक है। तो ये कोड मैंने पहले भी रन किया था और ये मैंने समझाया भी था, ठीक है। लेकिन आप जो है ना, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, तो आप ये वीडियो पिछली वीडियोस देखें, और इस कोड का क्या मतलब है ये जरूर आप जो है ना देख लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कोड अब रन हो रहा है, ठीक है। रीड सेल फाइल, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डेटा को किस तरह रीड करते हैं, इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है। तो हम माइक्रो डेटा को पहले रीड करते हैं और उसके बाद जो है ना, इसको फिर विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। तो रॉ डेटा मींस ये वाला डेटा, ठीक है, ये वाला डेटा, और नॉर्मलाइज डेटा मींस ये वाला डेटा, ठीक है। तो ये अब मेरा आर जो है ना, ये अभी नॉर्मल जो है ना, सेल फाइल्स को रीड कर रहा है, ठीक है। तो पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इस पे अपने आप को समझा सकते हैं, ठीक है। वो उधर मैंने सब कुछ समझा दिया था, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, रीड सेल फाइल के बाद जो है ना, हम आते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, हमारे पास सेल फाइल रीड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलने के लिए हम ये जो है ना, अ, इसकी, अच्छा, ये अभी एक्सप्रेशन वैल्यूज रीड हो रहे हैं, ठीक है। रीड होने के बाद लॉग टू हम लेते हैं, ठीक है। लॉग टू क्यों लेते हैं उसके बारे में मैंने आपको जो है ना वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। उसके बाद जो है ना, हम पीसीए प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। पीसीए प्लॉट किस तरह बनाते हैं, इसका कोड है पूरा, ये कोड मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों के सामने रखा था, और उसको जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके आपको ईच एंड एवरी पार्ट बताया था, ठीक है। तो आप सिंपली अगर पीसीए प्लॉट बनाना चाहते हैं अपने माइक्रो डेटा के लिए, तो सिंपल इधर से ही ये कोड उठाए, ठीक है, और जो है ना पीसीए प्लॉट बनाए, आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जब आपके पास टू टाइप्स ऑफ सैंपल हो, नॉर्मल और डिजीज, ठीक है, नॉर्मल सैंपल्स और कैंसर सैंपल या डिजीज सैंपल, तो आप दो सैंपल्स की पीसीएम प्लॉट बना सकते हैं इस कोड से, ठीक है। ज्यादा सैंपल होगा तो इस कोड में थोड़ा सा चेंज होगा, और ज्यादा सैंपल के लिए भी पीसीए प्लॉट बन जाएगी, ठीक है। अब पीसीए प्लॉट बनाने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है और जो कैलकुलेशन होती है, ठीक है, तो ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये जब ये रेड लाइन असाइन होगा तो मीन्स के आर जो है ना, ये बिजी है, ये कुछ परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये खत्म हो जाते हैं तो सिंपल दैट के जो है ना, ये इसने अपनी एनालिसिस खत्म कर ली, ठीक है। तो ये आर भी थोड़ा सा साथ साथ में सीखे तो काफी आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये एनालिसिस होने के बाद जो है ना, हम फिर आएंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और पीसीए प्लॉट बनाते हैं, और उसके बाद ये कुछ कोड वो रन होते हैं, ठीक है। ये पीसीए प्लॉट बनाने के लिए ये कोड है, ठीक है। ये रन होगा। असल में मैं आपको फिर बता दूं कि ये हम रॉ डेटा के लिए कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए थोड़ा सा जो है ना प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह मैंने बताया था ना कि मैं आपको जो है ना वो कर रहा हूँ, रॉ डेटा और नॉर्मलाइज डेटा को आपस में कंपेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना पता चले कि रॉ डेटा किस तरह नजर आता है, ठीक है, और जब नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो किस तरह नजर आता है। तो सिर्फ यही दिखाने के लिए मैं आपको ये सब करवा रहा हूँ। हालांकि जो है ना, अगर एक ही कोड में नॉर्मलाइजेशन रन हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पिछली वीडियोस की थोड़ी सी लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, कि रॉ डेटा किस तरह नजर आता है और फिर नॉर्मलाइज डेटा किस तरह नजर आता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, सही है। अच्छा, अगर आप देखें ना, तो ये रॉ डेटा की वो आ गई,
जिसे कहते हैं पीसी अपलोड, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये भी हमें बताता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर और नॉर्मल, तो हमें बताता है ना कि ये एक दूसरे से कितने जो है ना मुख्तलिफ है और कितने सेम है, ठीक है, कितने। तो ये देखिए ये एक दूसरे में बहुत ज्यादा मैशअप हो गए, ठीक है। तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये कितने ज्यादा एक दूसरे से एक्सप्रेशन वैल्यूज एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये रॉ डेटा का हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो सबसे जरूरी ये वाला है बॉक्स प्लॉट, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, कि जो है ना बॉक्स प्लॉट किस तरह नजर आता है। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये वाला, ये देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कितना वेरिएशन है, ठीक है। इसमें कितना वेरिएशन है, इसकी जो ब्लैक कलर की जो मीडियन है ये आपस में अलाइन ही नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि अब ये रॉ डेटा है। अब उसके बाद जो है ना ये बॉक्स प्लॉट ध्यान में याद रखें, और अब सिंपल जो है ना अब हम नॉर्मलाइजेशन रन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन रन करने के लिए बेसिकली ये थोड़ा सा हटा दें, ठीक है। तो ये कोड हो गया बॉक्स प्लॉट को जनरेट करने के लिए। अब हम सिंपल करते हैं ये छोटा सा कोड जो बहुत ज्यादा मैंने आपको बता रहा था ना कि क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन, और इसको आरएमए नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सर इतना छोटा सा कोड, और हमने अपने रॉ डेटा के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और हमने ओलिगो पैकेज को कहा कि हम मेरे लिए नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करो, ठीक है, आरएमए नॉर्मलाइजेशन, और किस चीज पे परफॉर्म करो, रॉ डेटा पे परफॉर्म करो। तो बहुत ज्यादा सिंपल, आप जो है ना इस कोड को रन करें, ठीक है। तो ये बस ये सारा अब ये कोड जो है ना ये सब कुछ कर रहा है जो मैंने आपको अभी पिछली प्रैक्टिकल में सिखाया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने आपको दिखाया ये वही कर रहा है, लेकिन ये जो है ना थाउजेंड्स ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स होते हैं। सैंपल्स जो है ना सैंपल्स की क्वांटिटी भी ज्यादा है। इधर तो हमने सिर्फ 3 सैंपल लिए, लेकिन जो है ना इधर जो है ना बहुत मेरे ख्याल में, हाँ, 60 सैंपल्स थे मेरे ख्याल में, अगर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो 60 सैंपल्स है, और उसके बाद जो है ना ऐसा कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन छोटा सा कोड इतना बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये बैकग्राउंड करेक्शन करेगा, जिस तरह मैंने बताया कि बैकग्राउंड में भी मसला आ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ देख के जो है ना उसके बाद इसकी जो है ना नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो मैं फिर बता रहा हूँ, हमने एक वेरिएबल बनाया ओलिगो पैकेज को, पैकेजेस क्या है ये भी मैंने आपको सिखाए थे। ओलिगो पैकेज से कहा, ठीक है, ओलिगो पैकेज में एक फंक्शन है जिसका नाम आरएमए है, ठीक है। आरएमए मींस रोबस्ट मल्टी अरे एवरेज नॉर्मलाइजेशन। और फिर हमने कहा कि रॉ डेटा जो हमारे पास एक्सप्रेशन वैल्यूज थी उसी पे जो है ना नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करो, ठीक है। तो इसने इस एक कोड में जो है ना पूरी नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म कर दी, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द फाइनल एक्सप्रेशन, जो नॉर्मलाइजेशन हो गई, अब हम लास्ट कैलकुलेटिंग एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, हमारा नॉर्मलाइजेशन रन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि ये नजर किस तरह आता है, ठीक है। तो नजर आने के लिए अगर हम पहले एक पीसी अपलोड बना ले जिस तरह हमने पहले बनाया था, ठीक है। तो पीसी अपलोड के लिए हम वही कोड है, लेकिन हमने सिर्फ इसको कहा ना कि वही कोड है, लेकिन अब उधर जो है ना हम इधर इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यूज आई थी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ये हमेशा जहन में याद रखें, अगर हम इसको पूरा जो है ना सबर करें, हम इसको पूरा इधर से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी। ये पूरा कोड है कि आपको एज इट इज आप कॉपी करके जो है ना अपने में चला सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये अगर हम अभी जूम करें, ठीक है, तो सबर करें। अच्छा, ये वाला। अच्छा। अच्छा, अब पहले वाले को देखो और इस वाले को देखो। पहले में जो है ना ये डेटा पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा मैशअप हो गए थे। अगर मैं आपको पिछले वाले प्लॉट्स दिखा दूं, अब पिछले वाले प्लॉट को देखे और इस वाले प्लॉट को देखे, ठीक है। वेट अ मिनट। अच्छा, ये थोड़ा सा नहीं आएगा, इधर गया। ओके, ये ठीक है। और इस वाले प्लॉट को देखें, ठीक है। तो इसमें काफी आपको, ठीक है, ये जो अभी हमारे पास ये जो पिछले वाला था, ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन से पहले था, और अगर आप इसको देख लें, ये फिर गुम हो गया, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें और उसमें जो है ना काफी फर्क है। तो मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ ना कि इसमें और उसमें इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फर्क आ गया, ठीक है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से जो है ना थोड़े बहुत दूर हो गए हैं, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर और नॉर्मल कैंसर की एक्सप्रेशन वैल्यूज में थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो जितना वो हो सका उसने जो है ना वैल्यूज को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल आप याद रखें, ये नॉर्मलाइजेशन का कमाल है, ठीक है, कि वो आपको सही डेटा बता देती है। अच्छा, छोटी सी बात ये है ना कि अगर आपके पास फिर भी ये डेटा पॉइंट्स कंजेस्टेड आ जाए, ठीक है, और फिर भी एक दूसरे के साथ लगे रहे, तो ये बात हमेशा याद रखें, कंसेप्चुअली आप याद रखें, ठीक है, कि आपके डेटा पॉइंट्स में इतना ज्यादा फर्क भी नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। मींस कि ये कोलोरेक्टल कैंसर और नॉर्मल के दरमियान जो है ना ये डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ दुम इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। शायद ये जो है ना सैंपल डिजाइन में फर्क हो। मींस अगर हम एक कंसेप्चुअल बात में कहूँ ना कि अब एक सैंपल है, एक नॉर्मल पेशेंट है और एक जो है ना डिजीज पेशेंट है, और उसकी ब्लड से सैंपल लिया है, ठीक है, ब्लड से सैंपल लिया है। एक कोलोरेक्टल पेशेंट है और एक नॉर्मल पेशेंट है, उसके ब्लड से सैंपल लिया है, ठीक है। तो ब्लड में इतना ज्यादा जीन्स की वेरिएशन नहीं आती है, क्योंकि जो है ना वो ब्लड में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब अगर हम इस तरह करें ना कि टिश्यू लेवल पे हम काम करें, वो एक नॉर्मल टिश्यू ले और एक जो है ना डिजीज टिश्यू ले, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्पेसिफिक लेवल पे हम कर रहे हैं, और ब्लड तो एज अ होल पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह इधर भी आप कह सकते हैं कि अब मेरे पास जो फाइनल डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स आएंगी ना, इसमें थोड़ा सा वो इतना ज्यादा डिफरेंशियल एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो ये हमेशा ये टेक्निकल बातें याद रखिए, ठीक है, आपकी उसमें बहुत ज्यादा आपको मदद करेगी, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं, ठीक है। पहले बॉक्स प्लॉट तो आपने देख लिया होगा। अब जो है ना नॉर्मलाइज डेटा के लिए जो बॉक्स प्लॉट बनाए, हम कहते हैं ओलिगो हमारे लिए बॉक्स प्लॉट बनाओ, ठीक है। और किस डेटा का बॉक्स प्लॉट बनाओ, प्रिलिमिनरी ई सेट नॉर्म, जो हमने नॉर्मलाइज डेटा इस वेरिएबल में रखा था, इस प्लॉट और इस बॉक्स प्लॉट का नाम जो होगा वो है बॉक्स प्लॉट ऑफ लॉग टू इंटेंसिटी फॉर रो डेटा, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। रन करने के बाद हमारे पास बॉक्स प्लॉट आ गया, ठीक है। तो सिंपल पहले किस तरह था और अब किस तरह होगा, ठीक है। तो यही सारा लॉजिक था, यही हमारे सैंपल है, पहले किस तरह थे और अभी किस तरह हो गए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्वांटाइल नॉर्मलाइजेशन हो गई, और
मीडियन सेंटरिंग होके जो है ना हमारे पास ये सब कुछ आ गया। तो इधर तक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना था, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको किसी अपलोड सिखाऊंगा, सॉरी हीट मैप बताऊंगा, ठीक है। हीट मैप क्या होता है, वो किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, इसी डेटा का हम हीट मैप बनाएंगे, क्योंकि हीट मैप में बहुत स्टूडेंट्स को मसला होता है, ठीक है, कि हीट मैप को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। हीट मैप के लिए भी एक छोटा सा कोड है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा, वो भी सिखा दूंगा। हीट मैप हम क्यों जनरेट करते हैं, ठीक है, वो भी सिखाऊंगा। और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन किस तरह करते हैं, ठीक है, वो भी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हीट मैप का अक्सर स्टूडेंट उसमें फंस जाते हैं और अपने एग्जाम में जो है ना फिर ब्लंडर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस वीडियो के बारे में था। आई थिंक आपको नॉर्मलाइजेशन काफी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई समझ, ठीक है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ईमेल मी, मैं आपको उधर भी असिस्ट कर सकता हूँ। अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रोजेक्ट भी कर सकता हूँ, आपको असिस्ट भी कर सकता हूँ, आपके लिए स्टडी भी डिजाइन कर सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप फाइनल रिसर्च स्टूडेंट है और आपको नहीं पता कि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या रिसर्च करूँ, so I can recommend you different research, provide you different pipelines, and I can also perform your final year project, ठीक है, आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी, और सेकेंडली जो है ना आने वाली वीडियोस की जो है ना आपको बर वक्त जो है ना आपको वो भी मिलेगा, नोटिफिकेशन, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।